समर्थ मयंक के साथ घूमने के लिए बाजार में आया था कि तभी उसकी नजर सिया पर पड़ी, जो कि अल्पा के साथ पानी भरकर ला रही थी। समर्थ उसे वहां देखकर हैरान था और वो सिया से मिलना चाहता था। समर्थ उसके पास जाने लगा, पर मयंक ने उसे रोक लिया क्योंकि वो दोनों इस समय गोमती के इलाके में थे। वही गोमती के घर दिया को देखने आया लड़का प्रदीप सिया पर अपना दिल हार बैठा था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को सिया मयंक से मिलने लाइब्रेरी गई तो उसका सामना समर्थ से हो गया। समर्थ ने मयंक को वहां से बाहर भेज दिया और उसके जाते ही गुस्से में वो सिया के करीब चला गया। सिया ने उसे धक्का दिया और वहां से भाग गई। उसको जाता देखकर समर्थ की आंखों में गुस्सा उतर आया था। समर्थ ने गुस्से में कहा, भागने से तू अपनी सजा से बच नहीं सकती है। समर्थ अपना गुस्सा पीते हुए वहां से निकल गया। दूसरी ओर गोमती निवास में सिया भागते हुए हवेली पहुंची। हवेली के हॉल में तो कोई नहीं था क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो अपने कमरे में आई और उसने आते ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सिया दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठकर रोने लगी। सिया ने रोते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरे दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी वजह से आपको कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सिया रो रही थी। दूसरी ओर लंदन में प्रताप इंडस्ट्रीज के ऑफिस में करण, समर और अक्षत तीनों समर के कैबिन में बैठे सिया के बारे में बात कर रहे थे। अक्षत ने समर से पूछा, क्या आपने फिर से उनसे बात नहीं की जीजो सा? समर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं की। एक्चुअली सिया का फोन ही नहीं लगा, लेकिन सुदेश से एक खबर मिली है कि उन्होंने कुंवर तेज प्रताप को जैसलमेर की रियासत का कार्यभार सौंप दिया है। अब सिया और कुंवर शिव गुजरात में है। अक्षत ने मुंह बनाते हुए कहा, जीजो सा, इतना कुछ तो पता है आपको, फिर भी नहीं बताया आपने। सिया भाभी सा से कांटेक्ट करने का कोई तरीका निकालिए, मुझे उनकी चिंता हो रही है। समर्थ ने जवाब देते हुए कहा, सिया की चिंता तो मुझे भी हो रही है अक्षत, पर मुझे उनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। सिया का पता लगाने के लिए मुझे इंडिया जाना होगा, लेकिन सताक्षी को इस हालत में छोड़कर मैं इंडिया नहीं जा सकता। अक्षत ने गंभीरता से कहा, मैं भी पाकी और आरव को अकेले छोड़कर इंडिया नहीं जा सकता। उन दोनों ने कुछ देर सोचा और उनका ध्यान करण पर गया, जो कुछ दूर खड़ा फोन पर पीहू से हंस हंसकर बातें कर रहा था। उसको देखकर वो दोनों ईविल स्माइल करते हुए एक साथ बोले, करण। उन दोनों के ऐसे पुकारने पर करण चौंक गया और उसने फोन क्या हुआ आप दोनों को? समर ने करण से स्माइल करते हुए कहा, करण, तुम्हारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं ना? करण ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। समर बोला, और अभी तक तुम पीहू के साथ कहीं अकेले घूमने भी नहीं गए। I mean, तुम दोनों हनीमून पर भी नहीं गए। तो हम दोनों ने सोचा है कि हम तुम दोनों को हनीमून पर भेज दें। करण ने चौंकते हुए कहा, क्या? समर ने स्माइल करते हुए कहा, तुम और पीहू इंडिया जा रहे हो। पीहू को इंडिया देखना था ना, तुम उसे हनीमून के लिए इंडिया ले जाओ। घर जाकर पीहू को बता देना। करण ने असमंजस में पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं और पीहू इंडिया जा रहे हैं? पर मैं इंडिया कैसे जा सकता हूँ? अभी ऑफिस में इतना सारा काम है, वो सब आप दोनों कैसे संभालेंगी? ऊपर से हमारी कंपनी की रायचंद इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। आपको पता नहीं, रायचंद इंडस्ट्रीज की सीईओ मिस माही रायचंद बहुत खड़ूस है। मैंने और सिया मैम ने उनके साथ काम किया है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मेरे बिना आप उनको कैसे हैंडल करोगे? समर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, तुम हम दोनों की काबिलियत पर शक कर रहे हो करण? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सिया यहाँ नहीं है तो तुम खुद पर ज्यादा ही इतरा रहे हो। अक्षत ने आंखें छोटी करके कहा, तुम्हें मेरा डर नहीं है क्या? लगता है कि तुम भूल गए हो करण कि मैं ठाकुर अक्षत सिंह राठौड़ हूँ। अब मुझे तुम्हें अपना असली रूप दिखाना ही होगा। करण ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि वो। समर ने करण की बात काटते हुए कहा, तुम इंडिया जा रहे हो तो जा रहे हो, दैट्स फाइनल।
और तुम्हें हम वहां सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं भेज रहे। तुम्हें सिया का पता लगाना है, उसे ढूंढना है। वो कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, हमें उसकी चिंता हो रही है। करण ने चहकते हुए जवाब दिया। सिया मैम के लिए आप मुझे इंडिया भेज रहे हैं? फिर तो मैं कल ही इंडिया जाने के लिए निकल जाऊंगा। अपनी सिया मैम के दर्शन करने के लिए तो ये करण सिंह कहीं भी जा सकता है। मैं जाऊंगा सर। समर्थ और अक्षत दोनों करण की बात सुनकर खुश हो गए। समर ने स्माइल करते हुए कहा, मिस रायचंद को अक्षत हैंडल कर लेगा, डोंट वरी अबाउट हर। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इंडिया पहुंचकर सबसे पहले सिया मैम का पता लगाऊंगा। पता नहीं वो कहाँ होगी और कैसी होंगी। करण की बात सुनकर वो तीनों सिया के बारे में सोचकर उसकी चिंता करने लगे। नागौर में पुष्कर, सत्या, छवि और पूर्णा मंदिर के पीछे सरोवर की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। छवि उदास थी और पूर्णा गुस्से में थी। पूर्णा और सत्या के बीच पुष्कर और छवि बैठे हुए थे। छवि ने रुआंसा मुंह बनाते हुए कहा, मैंने मासा को रोका था कि वो हवेली ना जाया करे, पर वो नहीं मानी और आज फिर से बड़ी ठाकुरानी सा ने उनको बुरा भला कहा। ऐसे बोलते बोलते छवि का गला भर आया। उसको देखकर पुष्कर ने उसको समझाते हुए कहा, छवि तू इस तरह मन छोटा मत कर, मासा गुस्से में है इसलिए मासा ऐसे बात कर रही है। पुष्कर को बोलते बोलते गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में कहा, ये सब उस छोरी के कारण हो रहा है। सत्या गुस्से में बोला, एक बार वो छोरी मिल जावे उसको ऐसी सजा देंगे कि वो तड़पेगी उसको। पूर्णा गुस्से में उसकी बात काटते हुए बोली, जीजी को कुछ मत बोलो, उन्होंने कुछ नहीं किया। पूर्णा की बात सुनकर पुष्कर और सत्या उसे घूरने लगे। सत्या पूर्णा के सामने आकर बोला, क्या बोला तूने पहलवान? हमारे परिवार में खून की नदियां बहाने वाली उस छोरी ने कुछ ना किया, तू क्या अंधी हो गई है? पुष्कर भी पूर्णा पर बिगड़ते हुए बोला, पूर्णा मैं थारे को समझदार समझ रहा था, पर थारा दिमाग तो खराब है। तने समझ नहीं आता कि उस छोरी ने हमारे परिवार के साथ क्या किया है। छवि ने कहा, ठाकुर साहब पूर्णा सही बोल रही है, जीजी ने कुछ नहीं किया। पुष्कर ने बिगड़ते हुए कहा, हे राम जी, तुम दोनों को उस छोरी ने कौन सी जड़ी बूटी पिला दी है जो तुम दोनों उसके गुण गा रही हो? कि तुम दोनों अंधी हो गई हो? उसका साथ देते हुए सत्या बोला, उसने इनका दिमाग खाली कर दिया है, इनको अंधा कर दिया है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूर्णा ने बिगड़ते हुए कहा, हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, पर तुम सबको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर तुम सब कुछ देखना नहीं चाहते। छवि ने पूर्णा का साथ देते हुए कहा, ठाकुर साहब पूर्णा सही बोल रही है, उसने जीजी को अपने दोस्त के साथ अकेले में बात करते हुए सुना था। सत्या ने झट से पूर्णा से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो दोनों? क्या सुना था तूने पहलवान? पूर्णा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, सिया जीजी अपने दोस्त से बोल रही थी कि वो ठाकुर साहब से प्रेम करती है। उसकी बात सुनकर पुष्कर और सत्या की आंखें बड़ी हो गई। दोनों आंखें फाड़ कर उसको देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सत्या हड़बड़ाते हुए बोला, किस ठाकुर साहब की बात कर रही है तू? पूर्णा ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे राम जी, थारा के दिमाग उल्टा ही चलता है। मैंने तो जीजी को ये बात अपने दोस्त से कहते हुए सुना था कि वो समर्थ ठाकुर साहब के लिए क्या महसूस करती है। जब केशु सिंह से बात करने पूर्णा के घर आया था, तब खिड़की से उसने उनकी बात सुन ली थी। पूर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, जीजी अकेले में बोल रही थी कि वो समर्थ हुकुम साहब को प्रेम करे हैं। वो हुकुम साहब और थारे परिवार के साथ गलत किस तरह कर सके हैं? पुष्कर और सत्या सोच में पड़ गए। सत्या कुछ सोचते हुए बोला, अगर ये बात है तो फिर वो अट्ठे से भागी क्यों? पुष्कर भी सत्या की बात में हामी भरते हुए बोला, हाँ वो छोरी सही थी तो वो अट्ठे से गायब क्यों हुई? पूर्णा कुछ सोचते हुए बोली, ये भी तो हो सके है कि जीजी खुद से गायब ना हुई हो, बल्कि उनको किसी ने गायब किया हो। ये भी हो सके है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया हो। उनके साथ ऐसा पहले भी तो हो चुका है। उसकी बात सुनकर सत्या और पुष्कर सोच में पड़ गए और अब उन्हें भी लगने लगा था कि सिया ने कुछ नहीं किया। छवि ने पूर्णा की बात में हामी भरते हुए कहा, उन्होंने जो भी किया उससे पहले तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? सिया जीजी जरूर किसी मुसीबत में होंगी। मुझे तो लगता है उनको उनके भाई ने अगवा किया है। वो अपने भाई के पास होंगी। छवि अभी बात कर ही रही थी
कि तभी सत्या को समर्थ का फोन आया और वो उनसे थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। सत्या को समर्थ ने सब कुछ बता दिया। सत्या गुस्से में आग बबूला हो गया था। सत्या ने बात करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उनके पास आकर मुंह बनाते हुए कहा, छवि, थारी बात तो सच निकली। वो छोरी तो अपने भाई के पास ही है। वो सत्या ने सिया की सच्चाई जो समर्थ ने देखी वो उन तीनों को बताई तो पूर्णा और छवि को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। पर पुष्कर ने मुंह बनाते हुए कहा, सुन लिया तुम दोनों ने? वो छोरी किसी मुसीबत में ना आए, वो तो खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत है। तुम दोनों उसको सती सावित्री समझना बंद करो। सत्या ने गुस्से में कहा, अब भाई सा उस धोखेबाज को चोखी सजा देंगे। उसको हमारे परिवार के साथ किए धोखे की सजा तो मिलकर रहेगी। अब उसे कोई ना बचा सकेगा, उसका भाई भी नहीं। सत्या ने अपनी मूंछों को ताव दिया और वहां से चल पड़ा। उसके पीछे पीछे पुष्कर भी चल पड़ा। छवि ने परेशान होते हुए कहा, पूर्णा, सिया जीजी गुजरात में है। वो गुजरात कैसे पहुंची? वो तो अयोध्या से आई थी ना? पूर्णा ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है छवि, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। हमारा दिल कह रहा है कि जीजी किसी मुसीबत में है। पता नहीं उनकी मदद करने वाला कोई है भी या नहीं। हे राम जी, सिया जीजा की रक्षा करना। पता नहीं अब उनके ऊपर और कौन सी मुसीबत आने वाली है। उनसे मिलकर पता नहीं हुकुम सा कैसे बर्ताव करेंगे। पूर्णा और छवि को सिया की चिंता हो रही थी कि पता नहीं समर्थ सिया को देखकर क्या करेगा उसके साथ। दूसरी ओर गुजरात में रात के समय गोमती निवास में सिया अपने कमरे में बेड पर एक तरफ चैन से सो रही थी। तभी कोई शख्स उसके कमरे की बालकनी से कमरे में आया। वो शख्स सिया के पास आया। कमरे में अंधेरा था पर सिया के खूबसूरत चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। वो शख्स सिया के चेहरे से बालों की लटों को हटाते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। वो शख्स धीमे स्वर में बोला, चतुरी तू कितनी खूबसूरत है। क्या करेगा समर्थ सिया के साथ? क्या शिव अपनाएगा समर्थ और सिया के रिश्ते को? करण का इंडिया आना क्या तूफान लेकर आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समर्थ मयंक के साथ सिया से मिलने लाइब्रेरी आया तो उसने गुस्से में सिया को किस कर लिया। सिया समर्थ का गुस्सा समझ रही थी पर उसे उसके गुस्से के पीछे की असली वजह पता नहीं चली थी। सिया समर्थ को धक्का देकर वहां से भाग गई। समर्थ अपने गुस्से को दिल में दबाकर घर वापस चला गया। दूसरी ओर लंदन में समर, अक्षत और करण तीनों सिया से कांटेक्ट ना कर पाने के कारण टेंशन में थे। उन्होंने करण को उसकी पत्नी के साथ इंडिया भेजने का फैसला ले लिया था। वही नागौर में पूर्णा ने सत्या और पुष्कर को बताया कि सिया समर्थ से प्यार करती है। उसने केशु और सिया की बात सुनी थी। सत्या और पुष्कर उस पर विश्वास कर पाते उससे पहले ही समर्थ ने फोन करके उन्हें सिया के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वो दोनों छवि और पूर्णा से नाराज होकर घर चले गए। वहीं गुजरात में रात के समय समर्थ गोमती निवास में चुपके से सिया के कमरे में आया। सिया ने झट से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखते हुए सवाल किया, कौन है? पर वहाँ कोई नहीं था। सिया बेड से उठी और बालकनी की ओर गई, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। सिया ने मन में कहा, ये सपना था या हकीकत? मुझे लग रहा है समर्थ जी यहाँ आए थे, पर उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक नंबर के जिद्दी इंसान है। सिया ने एक बार अल्पा के रूम की तरफ देखा और फिर मायूस होकर कमरे में वापस चली गई। अगले दिन गोमती निवास में गोमती, मोहन और लीला तीनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। गोमती फोन पर बात कर रही थी। गोमती ने फोन पर किसी को समझाते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हो भाई जी? वो लड़की मेरी अपनी सगी बेटी नहीं है, वो तो मेरी बुआ की पोती है। फोन में से एक आदमी की आवाज आई, ये सब हमें नहीं पता गोमती जी, हमें सिर्फ इतना पता है कि मेरे बेटे को वो लड़की अपनी पत्नी के रूप में चाहिए तो मतलब चाहिए। और आप इतना सोच क्यों रही हो? मेरा बेटा उस लड़की के साथ आपकी बेटी को भी तो अपना रहा है। वो उन दोनों से शादी करना चाहता है। ये प्रदीप के बापू सा थे जो कि गोमती से बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर गोमती को गुस्सा आ रहा था, पर वो एक बेटी की माँ थी, इसलिए अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दे रही थी। गोमती ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई जी वो विधवा है
और वो अपने पहले पति से बहुत प्यार करती है। वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। प्रदीप के बापूसा ने गोमती पर दबाव बनाते हुए कहा, आप अपनी बेटी की शादी होते हुए देखना चाहती है तो उस लड़की को मेरे बेटे से शादी करने के लिए मनाइए, वरना बैठा कर रख लीजिए अपनी बेटी को अपने घर में सारी उम्र कुंवारी। उस काली कलूटी से कोई लड़का शादी नहीं करेगा। प्रदीप के बापूसा की बात सुनकर गोमती को बुरा नहीं लगा, बल्कि अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी कि कहीं सच में उनकी बेटी दिया सारी उम्र कुंवारी न बैठी रहे। प्रदीप के बापूसा ने गोमती को वार्निंग देते हुए कहा, आपके पास 2 दिन का टाइम है। अपनी बेटी की शादी करवानी है तो उस लड़की को भी मेरे बेटे से शादी के लिए मना लीजिए, वरना ये रिश्ता भूल जाइए। इतना कहकर प्रदीप के बापूसा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। गोमती अभी भी फोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी। भाई जी मेरी बात सुनिए। गोमती के चेहरे पर शिकन देखकर मोहन और लीला के चेहरे पर भी शिकन आ गई थी। गोमती ने अपना फोन देखते हुए गुस्से में कहा, हो गया बंटाधार। गोमती की बात सुनकर लीला ने पूछा, क्या हुआ गोमती बहन? गोमती सब ठीक तो है ना? क्या बोले प्रदीप के बापूसा? गोमती को परेशान देखकर मोहन ने सवाल किया तो गोमती ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया, कहना क्या है, उस मनु सिया ने मेरी बेटी पर अपनी बुरी नजर डाल ही दी। गोमती की बात सुनकर लीला और मोहन को चिंता होने लगी। मोहन ने गोमती को समझाते हुए कहा, गोमती, सिया पर बिगड़ने से पहले हमें ये तो बताओ कि क्या हुआ। क्या बोल दिया प्रदीप के बापू ने जो तुम इतना परेशान लग रही हो? गोमती ने मोहन को जवाब देते हुए कहा, मोहन भाई, प्रदीप ने दिया से शादी करने के लिए शर्त रखी है कि वो दिया से तभी शादी करेगा जब दिया के साथ साथ सिया भी उससे शादी करे। गोमती की बात सुनकर मोहन और लीला दोनों चौंक गए। मोहन बड़बड़ाते हुए बोला, अरे ये तुम क्या बोल रही हो गोमती? सिया की शादी दोबारा होगी? कभी नहीं। गोमती, तुम कोई और रास्ता सोचो, ये तो मुश्किल है। मोहन की बात सुनकर गोमती सोचते हुए खिड़की के पास गई और उसकी नजर खिड़की से बाहर अल्पा के रूम पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो मन में बोली, सिया को शादी के लिए मनाना है तो मुझे उस अल्पा का सहारा लेना पड़ेगा। सिया अब शादी के लिए मना कर ही नहीं पाएगी। दूसरी ओर अल्पा कड़कती धूप में कुएं से अकेले ही मटके में पानी भरकर हवेली वापस आ रही थी। तपती जमीन पर नंगे पांव चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, फिर भी वो नन्ही सी जान अपना बड़ा सा मटका संभाल कर चल रही थी। अल्पा खुद की हिम्मत बांधते हुए बोली, अल्पा, ये मटका तुम्हें थोड़ी दूर और लेकर जाना है, बस घर आ ही गया। अल्पा ऐसे ही खुद को संभालते हुए चली जा रही थी। वहीं दूसरी ओर एक जीप को फास्ट ड्राइव करते हुए वंश उसी रास्ते से आ रहा था। वंश जीप ड्राइव करते करते गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, भाई साहब ऐसा पागलपन कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा हमला हुआ है हमारे परिवार पर, हमने इतना कुछ खो दिया है। ये हमला पहली बार तो नहीं हुआ। भाई साहब की जान को खतरा है, फिर भी अकेले आ गए यहाँ पर। ऊपर से वो लड़की भी यहाँ है, उसका परिवार भी यहाँ है, पता नहीं वो क्या करेंगे। वंश ऐसे गुस्से में ड्राइव करते हुए जा रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने कुछ आ गया जिससे कुछ टूटने की आवाज आई। वंश ने अपनी जीप की ब्रेक लगाकर गुस्से में कहा, अब क्या हुआ? अल्पा वंश की जीप के सामने आ गई थी और उसका मटका फूट गया था। अल्पा रोते हुए बोली, अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं लोग, मेरे जैसे मासूम लोगों का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। मेरा मटका फूट गया, कितनी दूर से पानी भरकर लाई थी। अल्पा मटके के टुकड़ों के पास बैठ गई। वो उन टुकड़ों को देखकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, अब वापस घर जाकर मटका लाई तो शाम हो जाएगी और पानी घर नहीं लेकर गई तो खाना कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं है। आज की रात मुझे भूखे प्यासे रहकर ही गुजारनी पड़ेगी। हे राम जी, मेरा मटका। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर वंश जीप से उतरकर उसके पास आया। एक मटके के लिए एक लड़की को ऐसे रोते देखकर वंश को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने मन में कहा, ये देखो कितना नाटक कर रही है एक मटके के लिए, इसे रास्ते से हटाना होगा। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ओह गॉड, एक मटके के लिए रो रही हो? अल्पा ने अपनी नम आंखों से वंश को देखा और वो उस पर बरसते हुए बोली, तुम्हें अक्ल नहीं है? गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों चलाते हो? वंश ने मुंह बनाते हुए अल्पा की बात का जवाब दिया, आर यू मैड? एक मटके के लिए मेरी ड्राइविंग स्किल को जज कर रही हो? रास्ते के बीच मटका उठाकर मटक मटक कर तुम चल रही थी
और दोष मुझे दे रही हो? अल्पा सामने से गुस्से में बोली, एक तो मेरा मटका फोड़कर मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। वंश ने भी गुस्से में कहा, एक मटका फूटने को इतना बड़ा नुकसान बोल रही हो? मुझे सब पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें पैसे चाहिए, इसलिए ये तमाशा कर रही हो। उसने अपनी जेब में से पैसे निकालकर अल्पा के हाथ में रखते हुए कहा, ये लो पैसे, इतने पैसों में तो तुम मटकों की दुकान खोलोगी। अब निकलो यहाँ से। वंश ने एक नोटों की गड्डी अल्पा की हथेली पर रख दी। अब अल्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अल्पा फिर गुस्से में बोली, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुमने क्या किया है? तुम मेरे नुकसान को पैसों से पूरा करना चाहते हो। तुम्हें तो अब मैं बताती हूँ कि नुकसान क्या होता है। अल्पा ने सड़क से एक पत्थर उठाया और उसको वंश की जीप की विंडशीट पर फेंका। विंडशीट टूट गई, जिसे देखकर वंश की आंखें बड़ी हो गई। फिर अल्पा ने नोटों की गड्डी वंश के हाथ पर रखते हुए कहा, इससे अपनी जीप ठीक करवा लेना। अल्पा गुस्से में वंश को घूरते हुए वहां से चली गई। वो उसको जाते हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोला, पागल लड़की, छोटी सी बात पर जीप को नुकसान पहुंचा दिया। अब पहले जीप ठीक करवानी होगी, फिर भाईसा के पास जाऊंगा। वंश वहां से जीप ठीक करवाने के लिए निकल गया। गोमती निवास। अल्पा रोते रोते वापस हवेली आई थी कि तभी उसको सिया मिली। सिया लाइब्रेरी से आ रही थी। सिया ने अल्पा को देखते हुए पूछा, अल्पू, तू रो क्यों रही है? अल्पा ने उसके गले से लिपटकर रोते हुए कहा, जी, मेरा मटका फूट गया। आज मेरे पास पानी नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? फूईबा मुझे हवेली के कुएं से पानी भरने नहीं देगी। बिना पानी के मैं रात भर कैसे रहूंगी? उसकी बात सुनकर सिया को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। सिया कुछ बोलती कि गोमती की कड़कती हुई आवाज आई, यही तुम्हारी किस्मत है। गोमती की आवाज सुनकर अल्पा सिया से दूर हो गई। उसके डर से अल्पा सिर झुकाकर खड़ी हो गई, लेकिन गोमती ने उस पर बिगड़ते हुए कहा, आज फिर से मटका फोड़ दिया। अब तुम्हें सुबह ही नया मटका मिलेगा। मनहूस कही की, पड़ी रह रूम में भूखी प्यासी। गोमती बिगड़ते हुए हवेली के अंदर चली गई और अल्पा रोते हुए अपने रूम में चली गई। अल्पा को जाते हुए देखकर सिया ने गुस्से में कहा, बस सिया, बहुत हो गया। आज तो फुईबा के चंगुल से अल्पा को आजाद करवाना ही होगा। सिया मुट्ठी भींचते हुए अंदर चली गई। दूसरी ओर वंश मयंक के घर पहुंच गया था। वंश फ्रेश होने के बाद समर्थ से मिलने उसके कमरे में आया और आते ही बोला, भाई साहब, आप आजकल इतनी जिद क्यों करने लगे हैं? आप अपनी जान जोखिम में डालकर अकेले यहाँ क्यों आए? समर्थ ने वंश को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा वंश, शांति से हमारी बात सुन। मैंने थारी जरूरत पड़ने ही वाली थी। अच्छा हुआ जो तू आ गया। अब हमारी बात सुन। समर्थ ने वंश को कुछ बताया, जिसे सुनकर वंश ने हैरानी से सवाल किया, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस इंसान को छुड़वाने की बात कर रहे हैं जिसने मयंक के बापूसा को मारा था? समर्थ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उस छोरी तक पहुंचना है तो हम लोगों को ये सब करना ही होगा। अब ज्यादा मत सोच, जो मैं बोल रहा हूं वो कर। हम लोगों को उस छोरी को सजा देनी है तो यही सही तरीका है। वंश ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, मैं वही करूंगा जो आप बोल रहे हो। वंश के हाँ बोलते ही समर्थ ने मन में कहा, थारी सजा का समय नजदीक आ रहा है चतुरी, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो अब। दूसरी ओर सिया गोमती के पीछे पीछे हवेली की हॉल में आई और आते ही गुस्से में बोली, फुईबा, बस बहुत हो गया आपका अल्पा पर अत्याचार। आपने अगर ये सब अभी के अभी नहीं रोका तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। सिया की बात सुनकर गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सिया, कानून तक जाने की क्या जरूरत है? तुम बस मेरा छोटा सा काम कर दो, मैं अल्पा को इन सब नियमों से आजाद कर दूंगी। सिया ने झट से पूछा, क्या करना होगा मुझे? क्या सिया मानेगी गोमती की बात? क्या समर्थ पहुंच पाएगा सिया तक? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Congratulations! इस कहानी पर आपको 60% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ये कहानी सुनते रहिए ऑफर खत्म होने तक। सिया को सपना आया कि समर्थ उसके कमरे में आया है, जिससे सिया की नींद खुल गई और वो सपना टूट गया। सिया समर्थ के बारे में सोच विचार करते हुए वापस सो गई। अगले दिन गोमती को प्रदीप के घर से
उन लोगों ने प्रदीप की शादी दिया से करने के लिए ये शर्त रखी कि वो दिया की शादी प्रदीप से तभी करवाएंगे जब सिया भी उससे शादी करेगी। गोमती सिया के मुंह से इस शादी के लिए हाँ बुलवाना चाहती थी, इसलिए उसने अल्पा को ढाल बनाने की योजना बनाई। अल्पा की वंश की जीप से टक्कर हुई जिसमें उसका मटका फूट गया। वो रोते हुए घर आई तो गोमती ने उसको सजा दी कि आज उसे पानी के बिना ही पूरी रात गुजारनी होगी। सिया को ये सब देखकर गुस्सा आ गया और उसने गोमती को धमकी देते हुए ये सब रोकने के लिए कहा तो गोमती को एक मौका मिल गया सिया से अपनी बात मनवाने का। गोमती ने सिया से कहा, तुम्हें दिया के होने वाले पति से शादी करनी होगी। वो दिया के साथ साथ तुम्हें भी अपनी पत्नी बनाना चाहता है। गोमती की बात सुनकर सिया को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। सिया मुट्ठी भींचकर अपने गुस्से को दबा रही थी और गोमती बोले जा रही थी, वो तुम्हें रानियों की तरह रखेगा। तुम दोनों बहनें एक साथ रहोगी तो तुम्हारे भाई के सिर से तुम्हारा बोझ उतर जाएगा और मेरे सिर से दिया का बोझ उतर जाएगा। सिया ने गोमती को जवाब देते हुए कहा, वाह फुईबा, एक औरत होकर आप दूसरी औरतों के बारे में इतना घटिया विचार रखती है। वो औरतें जिनमें से एक आपकी बेटी और दूसरी आपकी भतीजी है। चलिए, मुझे आप समझती है मनहूस, पर कम से कम अपनी सगी बेटी के बारे में तो सोचिए। उसे आपकी इस हरकत का पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। उसकी बात का जवाब देते हुए गोमती ने बेपरवाही से कहा, तुम उसके छोड़ो और अपनी बात करो। तुम अगर चाहती हो कि मैं अल्पा को इन सब बंदिशों से आजाद कर दूं, तो तुम ये शादी कर लो। वैसे भी तुम्हारा कोई पता ठिकाना तो है नहीं। कब तक अपने भाई पर बोझ बनकर उसके घर में बैठी रहोगी? तुम्हारी तो किस्मत चमकने वाली है ये करके। तुम्हारी जैसी विधवा और बांझ से प्रदीप जैसा लड़का शादी करना चाहता है। गोमती की ये बात सिया के दिल में तीर की तरह चुभी। उसकी आंख से आंसू बहने लगे। गोमती ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, सिया, तुम कहीं भूल तो नहीं गई कि तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि तुम शायद ही कभी माँ बन पाओगी। और जो औरत माँ नहीं बन पाती उसे तो बांझ ही कहा जाता है। तुम्हारे इस रंग रूप की वजह से कोई तुम्हारे बाझपन को अनदेखा करके अपनी पत्नी बनाने के लिए मरा जा रहा है। इससे अच्छा किसी औरत के साथ और क्या ही हो सकता है। उसकी बातें सिया के दिल को चीर रही थी। वो अंदर से टूट रही थी। वो बाहर से पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गई थी। गोमती आगे बोलने लगी कि तभी दरवाजे से शिव की कड़कती हुई आवाज आई, बस फुईबा। गोमती ने दरवाजे की ओर देखा। वहां पर शिव, अंबिका और पराग के साथ खड़ा हुआ था। शिव की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वो गोमती के पास आया और आते ही बोला, आप अपने आप को समझती क्या हो फुईबा? आप जिसके बारे में बोल रही हैं वो मेरी बहन है और मेरी बहन को कोई जरा सी भी तकलीफ देता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ ये आप सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं बल्कि मेरी ताकत है और मेरी ताकत आजमाने की आप हिम्मत करके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। गोमती गुस्से में उसको घूरते हुए बोली, तुम मुझे धमकी दे रहे हो शिव? नहीं फुईबा, बस चेतावनी दे रहा था। वैसे चेतावनी का मौका भी आप खो चुकी है। अब तो करने का टाइम आ गया है। इतना बोलकर शिव ने किसी को कॉल किया और जैसे ही सामने से कॉल पिक किया गया, शिव ने कहा, हेलो सुदेश, एक काम करो, वाघेला इंडस्ट्रीज के जितने भी शेयर्स हैं सबको खरीद के उन्हें सस्ते दामों पर बेच दो। वाघेला इंडस्ट्रीज पराग की कंपनी थी। शेखावत और प्रताप इंडस्ट्रीज यानी शिव और राघव की कंपनीज इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी कि उनका बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा नाम चलता था। राघव के जाने के बाद सिया के पास उसकी सभी पावर्स आ गई थी, इसलिए शिव या सिया में से कोई भी चाहता तो वो किसी भी कंपनी को चुटकियों में खत्म कर सकते थे। आज शिव गुस्से में इसी पावर का इस्तेमाल करके गोमती के बेटे की कंपनी को खत्म करने जा रहा था। इस बात से पराग और गोमती दोनों घबरा गए। गोमती तो अपनी घबराहट को बाहर आने नहीं दे रही थी, पर पराग से खुद की कंपनी को बर्बाद होते हुए देखा नहीं जा रहा था। पराग ने बौखलाते हुए शिव से कहा, शिव ये तुम क्या कर रहे हो? माँ के किए की सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? शिव फोन पर सुदेश से पराग की कंपनी के बारे में बात कर रहा था। उसे ऐसा करते देखकर पराग उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोला, बापूजी के जेल जाने के बाद मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से इस कंपनी को खड़ा किया है। प्लीज ऐसा मत करो। सिया,
प्लीज तुम ही इसे समझाओ। मैं तुम दोनों से माँ की बातों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पराग के रिक्वेस्ट करने से सिया ने खुद को संभालते हुए शिव से कहा, शिव जाने दो, तुम्हारे ऐसा करने से इनकी घटिया सोच को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा और फालतू में पराग भाई को फुई बा के किए की सजा मिल जाएगी। सिया ने शिव को समझाया तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, सिया इनको सबक तो सिखाना चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते इन्हें। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, इन्हें इनका सबक वक्त सिखाएगा। तुम चलो यहाँ से, अब हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। शिव ने गोमती को देखते हुए गुस्से में कहा, यहाँ रुकना भी कौन चाहता है सिया, पर मजबूरी है। अब हमें 1 हफ्ते तक यहीं रुकना होगा। इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी की रेपुटेशन जुड़ी है। हमारे प्रोजेक्ट को ऐसे बीच में छोड़कर जाने से हमारा नाम खराब होगा। ये तुमने ही बोला था। सिया ने उसको शांत करते हुए कहा, ठीक है शिव, पर अब तुम शांत हो जाओ और चलो मेरे साथ। सिया शिव को शांत करवाकर अपने साथ कमरे में ले गई। अंबिका भी उनके पीछे चली गई। पराग भी अपनी माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चला गया। अब हवेली के हॉल में शांति छाई हुई थी, पर किसी के दिल में अशांति थी, और वो थी दिया। दिया ने फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पर खड़े होकर सब बातें सुन ली थी। वो बिना बताए पिछले दरवाजे से हवेली से निकल गई थी। वो एक पहाड़ी पर पहुंच गई। वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होकर रोए जा रही थी। दिया ने रोते हुए कहा, सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। मेरी वजह से सिया को इतनी जिल्लत भरी बातें सुननी पड़ी। मेरा काला रंग मेरे साथ साथ मेरे अपनों का भी दुश्मन बन गया है। मैं अब ये सब खत्म कर दूंगी। मैं आज अपनी जान देकर सब ठीक कर दूंगी। दिया ने पहाड़ी से कूदकर जान देने के लिए अपना कदम बढ़ाया ही था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। दिया रोते हुए बिगड़कर बोली, छोड़ो मुझे अपनी जान देने दो। मैं और मेरा काला रंग मेरा और मेरे अपनों का दुश्मन बन गया है। आज खुद को खत्म करके मैं सब ठीक कर दूंगी। अचानक दिया के कानों में गुस्से से भरी आवाज पड़ी, बावली हो गई है के? मरने से सब ठीक हो गए के? अगर मरने से सब ठीक होता तो अब तक आधी दुनिया मर जाती। दिया ने सर उठाकर अपनी नम आंखों से समर्थ को देखा तो वो उसके हैंडसम चेहरे में खो गई। समर्थ ने गुस्से में कहा, थारे को किस बेवकूफ ने कहा कि थारा काला रंग थारे अपनों का दुश्मन है? दिया रोते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं कुरूप हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही और मैं अपने परिवार पर बोझ बन गई हूँ। और अब तो मेरी वजह से आज मेरी बहन के दिल को भी ठेस पहुंची है। मेरा होने वाला पति मेरी बहन को अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता है क्योंकि वो बहुत सुंदर है और मैं काली कलूटी हूँ। सब मेरे काले रंग की वजह से हुआ। समर्थ ने दिया को समझाते हुए कहा, ये सब थारे काले रंग की वजह से नहीं हो रहा। इसकी वजह थारे होने वाले पति की घटिया सोच है। इंसान की सुंदरता उसके अंदर होवे। अगर थारे अंदर की सुंदरता किसी को दिखाई ना दे रही तो जाकर मुंह पर बोल दे कि थारे को घटिया सोच वाला भड़ताड़ना चाहिए। इतनी हिम्मत तो है ना थारे में, या सिर्फ मरने की हिम्मत है? अगर थारे में इतनी भी हिम्मत ना है तो मर जाकर। थारे जैसी कायर छोरियों को जीने का हक भी नहीं है, जो अपना पक्ष रखने की भी हिम्मत ना जुटा सके। समर्थ उसका हाथ छोड़ते हुए गुस्से में वहां से चला गया। दिया समर्थ को जाते हुए देख रही थी। दिया ने मन में कहा, इस दुनिया में अच्छे मर्द भी होते हैं दिया। दिया ने कुछ सोच विचार किया और अपने आंसू साफ करके वहां से गोमती निवास की ओर चली गई। गोमती निवास में शिव और अंबिका सिया के साथ कमरे में थे। सिया शिव को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तभी पराग वहां आया और बोला, शिव, मैं नहीं जानता हूं कि ये सब इस समय कहना सही होगा या नहीं, लेकिन ये बोलकर वो चुप हो गए। सिया ने सामने से सवाल किया, क्या हुआ पराग भाई, साफ साफ बताइए। पराग ने जवाब देते हुए कहा, सिया, वो हमारे प्रोजेक्ट के ओनर बटोक भाई ने बिजनेस पार्टी रखी है। उन्होंने हमें भी पार्टी में बुलाया है। शिव को गुस्से में देखकर सिया ने कहा, हम जाएंगे, आप रेडी हो जाइए। पराग मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। शिव ने झट से कहा, मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, शिव, बिजनेस पार्टी है, हमें जाना चाहिए, इसी बहाने सबका मूड ठीक हो जाएगा। शिव ने हाँ में सिर हिलाया और रेडी होने अपने कमरे में चला गया। सिया और अंबिका भी रेडी होने लगी।
रात के समय सिया, अंबिका, शिव और पराग एक गाड़ी से एक पार्टी वेन्यू पर पहुंचे। इस पार्टी में गुजरात और उसके आसपास के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया गया था। सिया मन ही मन में समर्थ के बारे में सोच रही थी। पराग के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा शिव बैक सीट पर बैठी सिया से बोला, सिया, तुम क्या पहली बार किसी बिजनेस पार्टी में जा रही हो? तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? सिया ने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी के साथ अपने काले लंबे बालों को खुला छोड़ा था। सिया की तरह अंबिका ने भी लाइट पिंक साड़ी के साथ खुले बाल छोड़ रखे थे। दोनों बैक सीट पर बैठी हुई थी। सिया मोबाइल में चैटिंग कर रही थी, लेकिन वो शिव की बात सुनकर हैरान हो गई। सिया ने शिव के कंधे पर चपेट लगाते हुए कहा, मैंने कब मुंह बनाया? मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। शिव अपना कंधा सहलाते हुए बोला, सिया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे मारा मत करो। वो लोग पार्टी वेन्यू पहुंच गए थे। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हरकतें तो बच्चों जैसी करते हो ना। पराग ने गाड़ी पार्क करते हुए आगे कहा, अब बस करो, वेन्यू आ गया है, गाड़ी से चुपचाप उतरो। सिया, शिव, अंबिका और पराग गाड़ी से उतरे और वेन्यू हॉल की ओर बढ़े। सिया और अंबिका आगे थी। सिया ने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वो किसी की बाहों में गिर गई। उसके कानों में एक जानी पहचानी धीमे स्वर में आवाज आई, तने मारी बाहों की कैद घनी चोखी लागे है चतुरी, अब मैं तने अपनी कैद से आजाद न करूंगा। उस शख्स को देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। सिया ने मन में कहा, हे राम जी, समर्थ जी यहाँ? मतलब आज इनका और शिव का आमना सामना हो सकता है। क्या समर्थ शिव को बता देगा सिया का सच? क्या करेगा शिव समर्थ और सिया का सच जानने के बाद? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद खबर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Congratulations! इस कहानी पर आपको 60% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ये कहानी सुनते रहिए ऑफर खत्म होने तक। गोमती दिया की शादी प्रदीप से करवाने के लिए इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि उसने सिया को बांझ तक कह दिया था। उसकी बातें सिया के दिल पर घाव कर रही थी कि तभी अचानक शिव वहां आ गया और उसने गोमती को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो गुस्से में आपा खोने वाला था, पर सिया ने उसे रोक लिया। ये सब देखकर दिया का मन इतना दुखा कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, पर समर्थ ने उसे बचा लिया। उसकी बातों से दिया बहुत प्रभावित हुई और उसने सुसाइड का इरादा बदल दिया। शाम के समय पराग, शिव और सिया को प्रोजेक्ट ओनर बटोक भाई ने एक पार्टी में इनवाइट किया था। सिया, शिव और पराग के साथ अंबिका भी पार्टी में आई थी। वेन्यू हॉल में एंटर करते ही सिया का पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि उसे समर्थ ने थाम लिया। समर्थ को देखकर वो चौंक गई। वो उसके चेहरे को देखकर मन में बोली, हे राम जी, समर्थ जी यहाँ? इसका मतलब कि आज शिव और समर्थ जी का सामना होगा। ये सब सोचकर वो अंदर तक डर गई थी। अंबिका भी उसके पीछे ही थी। वो सिया को समर्थ की बाहों में देखकर स्माइल करते हुए बोली, सिया, ये कौन है? क्या तुम इन्हें जानती हो? अंबिका की बात सुनकर सिया जल्दी से समर्थ से दूर होते हुए बोली, अंबिका, तुम अपना मुंह बंद रखा करो, कितने सवाल पूछती हो। उसकी बात सुनकर अंबिका चुप हो गई। समर्थ सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक उनके पीछे से शिव की आवाज आई, क्या हुआ सिया? सिया ने झट से पीछे मुड़कर शिव और पराग को देखा और नाव में सिर हिलाकर कहा, अब कुछ नहीं। उसने अजनबियों की तरह समर्थ को थैंक यू कहा और अंबिका के साथ आगे बढ़ गई। शिव और पराग भी उनके पीछे चले गए। समर्थ सिया को जाते हुए देखकर मन में बोला, भाग ले चतुरी, तने जितना भागना से भाग ले, ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगी। शिव, सिया, पराग और अंबिका बटोक भाई से बात कर रहे थे। तभी मयंक ने दूर से सिया को देखकर मन में कहा, सिया कितनी खूबसूरत लग रही है। मयंक और सिया ने स्माइल करके एक दूसरे को हेलो का इशारा किया। पार्टी में समर्थ और मयंक एक साथ खड़े कुछ गेस्ट के साथ बातें कर रहे थे। अचानक बटूक भाई स्टेज पर आए और अनाउंस करते हुए बोले, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि ये पार्टी मैंने अपनी नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन टाइम से पहले पूरा होने की खुशी में रखी है। इस कंस्ट्रक्शन का इतना जल्दी पूरा होने का श्रेय वाघेला इंडस्ट्रीज को जाता है। इन्होंने अपना काम टाइम से पहले पूरा किया, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। एक आदमी ने कहा, कोई भी खुशी नाच गाने के बिना पूरी नहीं होती।
तो इस जश्न को पूरा करने हमारे बीच कुछ कलाकार अपनी मधुर आवाज से आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उनकी मधुर आवाज पर थिरकने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहकर वो आदमी मुस्कुराने लगा। बटूक भाई स्टेज से उतरे और कुछ सिंगर्स एक म्यूजिक बैंड के साथ स्टेज पर आए और सबने तालियां बजाई। उन्होंने गाना शुरू किया। कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ बीच में आए और डांस करने लगे। सिया ने शिव के कान में कुछ कहा तो शिव ने अंबिका के सामने हाथ करके कहा, विल यू डांस विथ मी? अंबिका को अजीब लग रहा था, पर सिया ने उसको शिव के साथ जाने का इशारा किया तो वो चली गई। वो दोनों भी कपल डांस करने लगे। समर्थ और मयंक सिया को देख रहे थे। सिया समर्थ से नजरें चुरा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान सबको उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। मयंक ने मन में कहा, ये कपल डांस एक बहुत ही अच्छा मौका है सिया के करीब जाने का। वो भी इस बारे में सोच ही रहा था कि समर्थ सिया के पास पहुंच भी गया था। उसको देखकर सिया घबरा गई। समर्थ ने उसके सामने अपना हाथ करते हुए कहा, विल यू डांस विथ मी? उसका सवाल सुनकर सिया इधर उधर देखने लगी। वो समर्थ के डांस के लिए मना करने का बहाना सोच रही थी। समर्थ उसके कान के पास जाकर बोला, अब मना करने के लिए बहाना मत बनाना चतुरी। उसकी वजह से सिया को पहले सिर्फ घबराहट हो रही थी, पर अब उसे डर भी लग रहा था। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ उसके साथ वाला कोई नहीं था। पराग बटूक से बात कर रहा था और शिव अंबिका के साथ डांस कर रहा था। सिया ने डरते हुए समर्थ से कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं थारा भरतार हूँ, ऐसे कैसे थारे को अकेला छोड़ सकूं? अब ज्यादा आनाकानी करके मने गुस्सा मत दिलवा। मारे गुस्से को तो अच्छे से जाने हैं। उसकी बात सुनकर सिया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वो दोनों भी बीच में आकर डांस करने लगे। सिया को किसी लड़के के साथ डांस करते हुए देखकर शिव हैरान हो गया। उसने सिया को देखते हुए मन में कहा, सिया डांस कर रही है, वो भी एक लड़के के साथ। सिया का ध्यान जब शिव की ओर गया तो उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसको ऐसा करता देखकर समर्थ का ध्यान शिव की तरफ गया। शिव को देखकर समर्थ स्माइल करते हुए बोला, ओ, तुम्हारे अलावा कोई और भी है जिसके सामने तू भीगी बिल्ली बन जावे है? कौन है वो छोरा? कि थारा आशिक है? उसकी बात सुनकर सिया ने उसको गुस्से से घूरा और डांस बीच में छोड़कर वो वॉशरूम की ओर चली गई। शिव उसे जाते हुए देखकर हैरान था। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे जिनका जवाब वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कर ढूंढ रहा था। पर तभी अंबिका ने वेन्यू के एंट्रेंस गेट की ओर देखते हुए कहा, अभिनव यहाँ? अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अंबिका की नजरों का पीछा करते हुए शिव ने गेट की ओर देखा। वहाँ एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। शिव ने उस लड़के को देखकर कुर्ते हुए मन में कहा, ये यहाँ भी आ गया? ये अंबिका का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? अंबिका डांस बीच में छोड़कर अभिनव के पास गई और उसके गले लग गई। उन दोनों को देखकर शिव का तो जैसे दिल ही टूट गया था। अंबिका हादसे के बाद अपनी मेमोरी खो चुकी थी, इसलिए वो शिव की पत्नी होते हुए भी उसके साथ अजनबियों की तरह बिहेव करती थी। शिव ने उसे अपने करीब रखने के लिए उसे झूठ बोला था कि वो हादसे से पहले उसकी सेक्रेटरी थी, इसलिए अंबिका उस झूठ को सच मानकर शिव के साथ सेक्रेटरी बनकर रह रही थी। उसी बीच अंबिका की दोस्ती अभिनव से हुई, जो कि शिव की कंपनी में एक एम्प्लॉय था। शिव को जब अंबिका और अभिनव की दोस्ती का पता चला तो उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था, पर आज अभिनव फिर से उसके सामने आ गया था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। दूसरी ओर सिया वॉश बेसिन में अपना फेस पानी से धो रही थी। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। वो फेस धोकर टिश्यू पेपर से उसे साफ करने लगी थी कि तभी उसको अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। सिया ने सामने मिरर में समर्थ का अक्ष देखते हुए कहा, आप बहुत जिद्दी हैं। समर्थ ने मिरर में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थारे जैसी लुगाई होवे तो जिद करनी ही पड़ती है। इतना बोलकर उसने बिना कुछ सोचे समझे झट से सिया के ब्लाउज की डोरी खोल दी। सिया ने चौंकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा ब्लाउज। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना पसंदीदा काम कर रहा हूँ, तने तो पता ही है कि मने के पसंद है। उसने सिया के पीठ पर अपने होठों को रख दिया। सिया 2 महीनों बाद समर्थ के प्यार का एहसास कर रही थी। इतने समय बाद समर्थ के होठों की छुअन से वो सिहर उठी थी। वो इस एहसास को आंखें बंद करके फील कर रही थी। तभी उसको अचानक से याद आया कि वो क्या कर रही है।
तो वो झल्लाते हुए बोली, बंद कीजिए ये सब और छोड़िए मुझे। उसकी इस हरकत से समर्थ ने गुस्से में उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिससे वो दर्द से करहा उठी और उसके मुंह से आवाज आई, आप क्या कर रहे हैं? उसने दर्द भरी आवाज में समर्थ से सवाल किया, आपको हो क्या गया है? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। समर्थ ने दांत पीसते हुए कहा, इतने से थारे को दर्द होने लगा, अभी तो मैंने कुछ किया भी ना है। उसने इतना बोलकर फट से सिया की कमर पकड़कर उसे अपने सीने से सटा लिया। सिया उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी, जिस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। समर्थ के गुस्से को देखकर सिया ने मन में कहा, हे राम जी, ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। पता नहीं ये मेरे साथ गुस्से में आकर क्या करेंगे। ये सब सोचकर सिया डर गई। उसने डरते हुए मन में कहा, सिया, इनका गुस्सा सहन करना तेरे बस की बात नहीं है। तू अगर ज्यादा देर तक यहाँ रुकी तो ये गुस्से में अपना आपा खो देंगे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसने ऐसे ही सोच विचार किया और समर्थ को धक्का देकर खुद से दूर करके वो समर्थ को चेतावनी देते हुए बोली, आप दूर रहिए मुझसे, यही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मेरे साथ आए लोगों को पता चल गया कि आप कौन हैं, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उसने तुरंत अपने ब्लाउज की डोरी बांधी और वॉशरूम से बाहर चली गई। समर्थ गुस्से में मुट्ठी भींचे अभी भी वही खड़ा हुआ था। उसने गुस्से में खुद से कहा, ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ को धमकी दी तूने। तू भूल रही है छोरी कि तू किसे धमकी देकर गई है। तूने म्हारे को धोखा देकर म्हारे से दुश्मनी मोल ली है। आज तक म्हारे से म्हारा कोई दुश्मन नहीं बच पाया, तू भी ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगी। समर्थ भी वॉशरूम से बाहर निकल गया। सिया जैसे ही पार्टी में वापस आई, उसे पराग और अंबिका मिले। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों किसी बात को लेकर परेशान हैं। पराग ने सिया से पूछा, सिया, शिव कहाँ है? सिया के कुछ बोलने से पहले ही अंबिका ने थोड़ा घबराते हुए कहा, सिया, सर कहीं मिल नहीं रहे हैं। मैं और पराग भाई कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे उनकी टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कहाँ गए। उनके बारे में सोच सोचकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसकी बात सुनकर सिया ने उसे समझाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, तुमने आज अपनी दवाई नहीं ली है, ये सब उसी की वजह से है। तुम पराग भाई के साथ घर वापस जाओ और घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी दवाई लेना और फिर आराम करना। मैं शिव को लेकर आ जाऊंगी। सिया की बात मानकर पराग और अंबिका घर चले गए। उनके जाते ही सिया पार्टी में अपनी नजर दौड़ाते हुए बोली, ये शिव कहाँ गया? सिया शिव को ढूंढने लगी। वहीं शिव अपने टूटे दिल को शराब से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बार काउंटर के पास बैठा ड्रिंक कर रहा था कि तभी वहां समर्थ आ गया और उसने भी बार अटेंडर से अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और वो भी ड्रिंक करने लगा। शिव के पास ड्रिंक की 2 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। उनको देखकर समर्थ ने शिव से पूछा, क्या बात हो गई, इतनी दारू क्यों पी रहे हो? शिव ने नशीली आवाज में कहा, ये दारू नहीं, दवा है, अपने टूटे दिल के घाव को भरने की दवा। शिव की बात सुनकर समर्थ ने ड्रिंक का सिप लेते हुए पूछा, लुगाई का चक्कर है के? सारे फसाद की जड़ तो लुगाई ही है। शिव नशीली आवाज में बात कर रहा था। शिव को शराब का नशा चढ़ चुका था। शिव ने समर्थ को देखकर थोड़ा याद करते हुए कहा, अरे अरे, आप तो वही हो ना जो सिया के साथ डांस कर रहे थे। शिव की बात सुनकर समर्थ ने अनजान बनते हुए कहा, वो छोरी सिया है, उसको आप जानो हो के? वैसे आप हो कौन? समर्थ का सवाल सुनकर शिव ने कहा, अरे मैंने तो आपको अपने बारे में तो बताया ही नहीं। माई सेल्फ मिस्टर शिवाय सिंह। शिव ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो हकलाते हुए बात कर रहा था। वो अभी बोल ही रहा था कि उस पर सिया की नजर दूर से पड़ गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। सिया ने बौखलाते हुए कहा, हे राम जी, शिव और समर्थ जी आमने सामने आ गए, अब क्या होगा? क्या समर्थ सिया की सच्चाई शिव के मुंह से जान जाएगा? क्या अंजाम होगा शिव और समर्थ की मुलाकात का? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया ने पार्टी में समर्थ को देखा तो वो उसको देखकर चौंक गई। वो समर्थ को अजनबियों की तरह इग्नोर करके आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद ही पार्टी में कपल डांस शुरू हो गया था। सिया को अकेला छोड़कर शिव अंबिका के साथ डांस करने चला गया।
समर्थ भी सिया के पास आया और उसे धमकी देकर अपने साथ डांस करने ले गया और डांस करते करते उसने सिया से शिव के बारे में सवाल किया, पर वो उसे बिना जवाब दिए वॉशरूम में चली गई। तब समर्थ भी उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच गया, पर सिया उसको धक्का देकर वापस पार्टी में आ गई। वो शिव को ढूंढने लगी, तभी उसको शिव बार काउंटर पर ड्रिंक करते हुए दिखा। उसके साथ समर्थ भी था। उन दोनों को साथ में देखकर सिया डर गई। उसने बौखलाते हुए कहा, हे राम जी, ये दोनों एक दूसरे को कुछ बोल ना दे। सिया झट से उनके पास आई। वो शिव को संभालते हुए बोली, शिव, ये तुम क्या कर रहे हो? शिव उसको देखकर झट से बोला, सिया मेरी बहन। मिस्टर, ये मेरी बहन सिया सिंह। शिव उसका समर्थ से इंट्रो करवा रहा था, पर उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। सिया को घबराहट हो रही थी, पर वो उस घबराहट को सामने नहीं आने दे रही थी। शिव उसका नाम समर्थ को ना बताए, इसलिए उसने गुस्से में शिव से कहा, शट अप शिव। शिव ने उसको मना करते हुए कहा, नो शट अप सिया, तुम मेरी बहन हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। वो सिया की तारीफ कर रहा था और उसकी बातें सुनते हुए समर्थ सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। शिव ने सिया के गाल पर हाथ रखते हुए रुंधे स्वर में कहा, सिया, आज मुझे एहसास हो गया तुम्हें कैसा लग रहा है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, तुम्हें शादी करने की बात कहकर। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करना। उसकी बात सुनकर समर्थ चौंक गया था और सिया डर गई थी। उसने मन में कहा, शिव दारू के नशे में समर्थ जी के सामने हम दोनों का सारा सच बता देगा, मुझे इसे रोकना होगा। समर्थ सिया को हैरानी से देख रहा था। सिया शिव को समझाते हुए बोली, शिव, तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, तुमसे ये सब संभाला नहीं जा रहा है, अब चलो यहाँ से। नहीं सिया, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम जो करना चाहती हो वो करो। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। तुम हमेशा सिया सिंह। शिव से आगे बोला नहीं जा रहा था और सिया डर रही थी कि कहीं समर्थ को उसका पूरा नाम ना पता चल जाए। उसने मन में कहा, शिव ऐसे नहीं मानेगा। सॉरी शिव, मुझे अब तुम्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाना होगा। शिव को रोकने के लिए उसने गुस्से में शिव के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये सब देखकर समर्थ चौंक गया। सिया ने गुस्से में शिव से कहा, चुप। शिव थप्पड़ वाले गाल पर हाथ रखते हुए बोला, सिया, तुम हमेशा मुझे मारती हो। और वो सिया की बात सुनकर चुप होने की जगह रोने लगा, जैसे कोई बच्चा हो। शिव ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, सिया, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। तुम जो करना चाहती हो करो। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। तुम हमेशा खुश रहो। वो सिया के गले लगकर बच्चों की तरह रोते हुए बोला, तुम ही मुझे समझती हो और कोई नहीं। बाकी सब की तरह तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ जाऊंगा। शराब के नशे में शिव क्या बोले जा रहा था उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस सिया के गले लगकर बच्चों की तरह रोए जा रहा था। समर्थ उसको देखकर असमंजस में पड़ गया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उनके आसपास खड़े कुछ लोग शिव को देखकर हंस रहे थे। शिव की नजर उन लोगों पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने उन सब को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम सब हंस क्यों रहे हो? मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए हंस रहे हो? मेरी बहन है, मुझे मारे चाहे कुछ भी करे, तुम लोगों को उससे क्या मतलब? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। फिर शिव नशे की हालत में उन आदमियों की पिटाई करने लगा। उसे ये सब करते देखकर सिया घबराते हुए बोली, हे राम जी, ये शिव भी ना। वो शिव के पास गई और उसे उन लोगों से दूर कर दिया। उसने सख्ती से कहा, स्टॉप इट शिव, बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से, लेट्स गो। सिया शिव को खींचते हुए वहां से बाहर ले आई। उन दोनों को जाते हुए देखकर समर्थ मन में बोला, ये दोनों भाई बहन हैं। इस छोरे का भाई ये अजीब सी बातें क्यों कर रहा था? समर्थ की नजर अभी भी गेट की तरफ ही थी। सिया शिव को टैक्सी में बैठाकर गोमती निवास की ओर निकल पड़ी। उसने शिव को सहारा देकर अपने बगल में बैठा रखा था। उसने शिव को देखकर मन में कहा, शिव, आज समर्थ जी को मेरा पूरा नाम बताने ही वाला था। अगर उनको मेरा या शिव का पूरा नाम पता चल जाता तो फिर वो होता जिसका मुझे डर है। बस बहुत हुआ, अब मुझे ये सब खत्म करके यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि समर्थ जी का सच शिव के सामने आए।
दूसरी ओर समर्थ दरवाजे की तरफ ही देख रहा था कि तभी उसको वंश का फोन आया। समर्थ ने वंश का फोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। हाँ वंश, बोलो। सामने से वंश ने जवाब दिया, भाई साहब, आपका काम हो गया है। कल सुबह तक मैं जयंत वाघेला को लेकर कच्छ पहुंच जाऊंगा। आप बस मासीसा से बात करके उन्हें मना लीजिए। तो चिंता मत कर, उन्हें तो मैं थारे आने से पहले ही मना लूंगा। तू बस जल्दी पहुंच अटे। समर्थ ने वंश को जवाब दिया तो वंश ने कहा, ठीक है भाई साहब। इतना बोलकर वंश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समर्थ ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, थारी सजा का समय नजदीक आ रहा है चतुरी। वो और मयंक भी पार्टी खत्म होते ही वहां से मयंक के घर की ओर निकल गए। अगली सुबह मयंक के घर में दया बहन और समर्थ एक कमरे में अकेले थे। दया को समर्थ ने सिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। दया ने सिया पर बिगड़ते हुए कहा, इतने लोगों को मरवा कर वो लड़की यहाँ छुपी हुई थी, कितनी घटिया लड़की है। उसकी बात सुनकर समर्थ ने कहा, घड़ा छुप लिया उसने, अब और नहीं छुप पाएगी। उसको उसके किए की सजा तो अब मिलकर रहेगी। बस मासी साहब हमारा साथ दे दीजिए, हमारी खातिर अब आप अपनी दुश्मनी खत्म कर दीजिए। उसने समर्थ के गाल सहलाते हुए कहा, बेटा, तुमने जैसा करने के लिए कहा है मैं वही करूंगी, तुम चिंता मत करो। समर्थ ने मन में कहा, चतुरी, घनी चतुराई कर ली तूने, अब थारी कोई चतुराई नहीं चलेगी, अब तुम्हारा प्लान काम करेगा। समर्थ बहुत खुश था। उसके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान था सिया को सबक सिखाने के लिए। वहीं इन सब से अनजान सिया गोमती निवास में अपने कमरे में बैठी प्रोजेक्ट का बचा हुआ काम खत्म कर रही थी, ताकि ये सब खत्म करके वो कच्छ से निकल सके। वो बेड पर बैठी लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रही थी कि तभी उसके कानों में गोमती की गुस्से से भरी आवाज पड़ी, हे राम जी, ये मनूस इस घर के अंदर कैसे आई? मेरा घर अपवित्र कर दिया। यह आवाज सुनकर सिया की उंगलियां रुक गई। वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई और आवाज का पीछा करते हुए किचन के पास पहुंची। वहां पर अल्पा सिर झुकाकर गोमती के सामने खड़ी हुई थी। आज अल्पा ने लाइट येलो कलर का सलवार सूट पहन रखा था। फिलहाल गोमती उस पर बिगड़ रही थी। उसने गुस्से में अल्पा से कहा, पापी लड़की, ये क्या पहनकर घूम रही है, वो भी मेरे घर में? कहां से आया तुम्हारे पास ये सब? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ पर? बोलो। अल्पा उसकी बातों से डर गई थी। वो डर के मारी जवाब देने की जगह रोने लगी। उसको रोते देखकर गोमती ने गुस्से में कहा, ये रोने का नाटक मेरे सामने मत किया कर, मुझे तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप बता, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था घर के अंदर आने से, तो फिर तुम्हें किसने आने दिया अंदर? ये सब देखकर सिया ने कड़कती आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैंने अंदर बुलाया है अल्पा को और मैंने ही इसे कपड़े दिए हैं। अब ये ना ही उस अंधेरे कमरे में रहेगी और ना ही वो सफेद कपड़े पहनेगी। उसकी बात सुनकर गोमती उसको घूरते हुए बोली, खुद तो 1 साल से विधवा होते हुए भी ये रंगीन कपड़े और ऐशो आराम का जीवन जीकर पाप कर रही हो। अब हमारे घर की बेटी को भी अपने जैसा बना लिया। भूलो मत, ये विधवा है, एक बाल विधवा। और सिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, बाल विधवा का मतलब भी पता है आपको? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। बाल विधवा मतलब इसकी शादी बाली उम्र में हुई और इसका पति तभी मर गया जब ये नाबालिग थी। आप भूल रही हैं, भारतीय संविधान में साफ लिखा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी मानी जाती है। बाल विवाह करवाने वाले लोगों को कानूनन सजा मिलती है। आपको सजा भुगतनी है तो मैं अभी कॉल कर देती हूँ पुलिस को। सिया की बात सुनकर गोमती चुप हो गई और सिया ने आगे कहा, ये आपने क्या विधवा और मनहूस लगा रखा है? ये किस किताब में लिखा है कि विधवा औरतें मनहूस होती है? उसको दूसरों की तरह ऐशो आराम से जीने का हक नहीं होता? अल्पा अब लगभग बालिग हो चुकी है। अब इस पर आप अपनी मन मर्जी नहीं थोप सकती। आपको इसके यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी यहाँ से दूर। इतना बोलकर उसने अल्पा से सवाल किया, अल्पा मेरे साथ चलोगी ना? हाँ जीजी, मुझे यहाँ से ले चलिए, मेरा यहाँ कोई नहीं है। अल्पा ने सुबकते कहा और उसके गले से लिपटकर रोने लगी।
सिया ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, बस अल्पा, चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। सिया अल्पा को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। गोमती गुस्से में कुड़ते हुए बोली, अच्छा है कि ये मनहूस यहाँ से चली जाए। माँ बाप और पति को खाकर मेरे सिर पर बैठी है। वो ऐसे कुड़ रही थी कि तभी एक नौकर भागता हुआ अंदर आया। वो गोमती के पास आकर बोला, मालकिन, मालिक आ गए। उसकी बात सुनकर गोमती ने हैरानी से पूछा, क्या पराग के बापूजी आ गए? हाँ गोमती, मैं आ गया। नौकर के पीछे से पराग के पिता जयंत भाई की आवाज आई। अपने पति को इतने सालों बाद अपनी आंखों के सामने देखकर गोमती का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, जयंत जी, आप रिहा हो गए जेल से? जयंत ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, दया भाभी ने मेरी बेगुनाही के सबूत लाकर मुझे जेल से छुड़ा लिया। जयंत के पीछे से दया अंदर आई। उसे देखकर गोमती की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही जयंत ने उसे रोकते हुए कहा, दया भाभी की बात तो सुनो गोमती। दया ने गोमती के पास आकर कहा, गोमती, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ रही हूं। इतने सालों से जयंत भाई मेरे पति के कत्ल का झूठा इल्जाम अपने सिर पर लेकर जेल में बंद थे। इसी वजह से हम दोनों परिवारों की दुश्मनी हुई थी, पर आज इस दुश्मनी को खत्म करते हैं। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा। हमें पता चल गया है कि जयंत भाई ने मेरे पति को नहीं मारा। मेरे भांजे ने जयंत जी की बेगुनाही साबित करके मेरी आंखें खोल दी है। मेरे पति तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब और कोई भी नहीं मरेगा। दया के पीछे से समर्थ वहां आया और उसने हाथ जोड़कर सबको नमन किया तो दया ने कहा, ये मेरा भांजा समर्थ है। ये तुम्हारी बेटी दिया से शादी करना चाहता है। इसकी कोई शर्त नहीं है, बस 2 जोड़ी कपड़ों में दिया को इसके साथ विदा कर दो। दया की बात सुनकर गोमती चौंक गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी के लिए सामने से ऐसे रिश्ता आएगा। क्या गोमती करेगी इस शादी के लिए हाँ? क्यों कर रहा है समर्थ दिया से शादी? क्या होगा जब सिया को पता चलेगा समर्थ की शादी के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए म्हारी चांद खबर, सिर्फ पॉकेट FM पर।